हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप खैर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मैं 25 साल की हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बहुत ही साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। मेरे पिताजी का 3 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ पड़ी। माँ एक छोटे से अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। उनकी आय से किसी तरह घर का खर्च चलता था। मैंने 20 साल की उम्र में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और तब से एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। कई जगह साक्षात्कार दिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। कभी वेतन कम होता तो कभी काम के घंटे ज्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। एक शाम की बात है, मैं शहर के एक कोने से साक्षात्कार देकर लौट रही थी। उस दिन भी मुझे निराशा ही हाथ लगी थी। मन उदास था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6:30 पर थे। आसमान में बादल घिर आए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ रही थीं, लेकिन इतनी भीड़ थी कि चढ़ना असंभव था। तभी एक काली कार मेरे सामने रुकी। खिड़की नीचे हुई और एक सभ्य दिखने वाले व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफी देर से आपको खड़े देख रहा हूं। मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूं। वह बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं गोमती नगर की ओर जा रहा हूं। उधर ही जाना है क्या? मैंने सोचा, बारिश शुरू हो चुकी है, बस मिलने की संभावना कम है और घर भी दूर है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे गोमती नगर के पास ही जाना है। कोई परेशानी नहीं, आ जाइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। रास्ते में उन्होंने मुझसे बात शुरू की। आप क्या करती हैं? मैंने जवाब दिया, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश में हूं। आज भी एक साक्षात्कार देकर आ रही हूं। और साक्षात्कार कैसा रहा? उन्होंने पूछा। अच्छा नहीं रहा। वे कह रहे थे कि अनुभव की कमी है। मैंने उदास स्वर में कहा, यह तो हर नए व्यक्ति की समस्या है। अनुभव आएगा कहाँ से जब कोई मौका ही न दे? उन्होंने सहानुभूति भरे लहजे में कहा। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार, अपनी पढ़ाई और नौकरी की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बातों को समझा। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने को कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं शुभम वर्मा हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक। अगर आप चाहें तो कल सुबह मेरे दफ्तर में मिलें। हमें एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। शायद हम आपकी मदद कर सकें, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कार्ड लिया, फिर से धन्यवाद दिया और घर चली गई। घर पहुंचकर माँ चिंतित थीं कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और वह कार्ड दिखाया। माँ ने चेतावनी दी, अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं बेटी। रात को मैंने कार्ड फिर से देखा। शुभम वर्मा, सीईओ, टेक विजन सॉल्यूशंस। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि यह एक प्रतिष्ठित कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, शायद यह मेरी किस्मत बदल दे। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, हल्का मेकअप किया और दफ्तर के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर दे पते पर पहुंची तो एक भव्य इमारत देखकर मैं हैरान रह गई। रिसेप्शन पर जाकर मैंने शुभम सर से मिलने की बात कही। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 6ठी मंजिल पर जाने को कहा। लिफ्ट से ऊपर गई और उनके केबिन के बाहर पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आइए। अंदर गई तो शुभम सर मेज पर कुछ कागजात देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे पिंकी, आप आ गईं, बैठिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें मेरा नाम याद था। फिर मैंने सोचा, शायद रिसेप्शनिस्ट ने बताया होगा। तो पिंकी, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था। क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? बेसिक एमएस ऑफिस आता है? उन्होंने पूछा। जी हाँ सर, मैंने जवाब दिया। बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको सीधे नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने की इंटर्नशिप दे सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको स्थायी नौकरी देंगे। शुरुआत में 10,000 रुपये महीना मिलेंगे। क्या यह आपको स्वीकार्य है? मेरी आंखें चमक उठीं। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर था। जी सर, मुझे यह बिल्कुल मंजूर है, मैंने उत्साह से कहा। ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 10 बजे आ जाइए। हमारी एचआर सुनीता मैडम आपको सब समझा देंगी, उन्होंने क्यों कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो हासिल हुआ था। मैंने उनका धन्यवाद किया
और घर लौट गई। माँ को यह खबर सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुईं। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। सुनीता मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया, दफ्तर के नियम, काम के घंटे और मेरी जिम्मेदारियां। मेरा काम मुख्य रूप से रिसेप्शन पर फ़ोन कॉल्स संभालना, आगंतुकों का स्वागत करना और छोटे-मोटे कागजी काम में मदद करना था। धीरे-धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। शुभम सर कभी-कभी मेरे काम की तारीफ करते, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता। पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे स्थायी नौकरी दे दी और वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 3 महीने बाद कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिनसे मैं परेशान हो गई। दफ्तर की एक लड़की, नेहा, ने बताया कि मेरे पद पर पहले भी कई लड़कियां काम कर चुकी हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसने कहा, शुभम सर की नज़र हमेशा नई और आकर्षक लड़कियों पर रहती है। पहले वे बहुत सभ्य बनते हैं, फिर धीरे-धीरे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। शुभम सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। मैंने नेहा की बातों को अनदेखा किया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को दफ्तर में छुट्टी थी, लेकिन शुभम सर ने फ़ोन करके कहा, पिंकी, कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी आ जाओ। मैंने सोचा, शायद कोई महत्वपूर्ण बैठक होगी। मैं तैयार हुई और दफ्तर के लिए निकल पड़ी। उस दिन मौसम खराब था। काले बादल छाए थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं। मैं स्कूटी लेकर निकली, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। एक दुकान के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन बारिश और तेज हो गई। मैंने सोचा, दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए बारिश में ही चल पड़ी। जब दफ्तर पहुंची तो मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरे कपड़े और बाल गीले थे। मैं सीधे शुभम सर के केबिन में गई। मुझे इस हाल में देखकर वे बोले, अरे पिंकी, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, ऐसे कैसे काम करोगी? बीमार पड़ जाओगी। मैं वहीं खड़ी थी, पानी टपक रहा था। उन्होंने अलमारी से एक तौलिया निकाला और कहा, ये लो, रेस्टरूम में जाकर सिर सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और रेस्टरूम में चली गई। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे। मैंने बाल सुखाए और थोड़ा ठीक किया, लेकिन कपड़े तो गीले ही थे। रेस्टरूम से निकली तो देखा कि दफ्तर में सिर्फ शुभम सर और मैं ही थे। वे बोले, अंदर गेस्ट रूम में गर्म हवा का हीटर है, चाहो तो वहां जाकर कपड़े सुखा सकती हो। मैं गेस्ट रूम में गई। वहां एक हीटर था। मैंने उसे चालू किया और अपने कपड़ों को फैलाया ताकि वे जल्दी सूख जाएं। मैंने अपनी शर्ट उतारी और तौलिया लपेट लिया। शर्ट को हीटर के सामने टांग दिया। मैं वहीं बैठी कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। पिंकी, मैं हूं, एक जरूरी फाइल अंदर रखी है, मुझे चाहिए। शुभम सर की आवाज थी। मैंने तौलिया अच्छे से लपेटा और दरवाज़ा खोला। शुभम सर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे मैं असहज हो गई। मैं नज़रें झुकाए खड़ी रही। वे अंदर आए, अलमारी से फाइल निकाली और मेरे सूखते कपड़ों को देखते रहे। फिर बोले, कपड़े सूखने में वक्त लगेगा, हमें काम भी करना है। तौलिया लपेटकर ही मेरे केबिन में आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं क्या करती? बैठक की तैयारी करनी थी। बहुत संकोच के साथ मैं तौलिया लपेटकर उनके केबिन में गई। शुभम सर सोफे पर बैठे थे, लैपटॉप खोले हुए। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा, इधर आओ और बैठो, हमें प्रस्तुति तैयार करनी है। मैं धीरे से उनके बगल में बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। मैं बार बार तौलिया ठीक कर रही थी, कहीं वह खुल न जाए। मेरा सारा ध्यान प्रस्तुति पर कम और तौलिए पर ज्यादा था। तभी शुभम सर की टांग मेरी टांग से छू गई। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, लेकिन मैं हिली नहीं। मेरी चुप्पी को शायद उन्होंने हामी समझा, क्योंकि अगले ही पल वे और पास खिसक आए। मेरे अंदर डर और बेचैनी का तूफान उठ रहा था। करीब आधे घंटे तक प्रस्तुति पर काम करने के बाद शुभम सर ने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए बोले, आज तो सिर्फ हम ही हैं दफ्तर में। कुछ पीने का मन है, क्यों ना तुम कैंटीन से कॉफ़ी बना लाओ। मैं तुरंत उठी और कैंटीन की ओर चली गई। कॉफ़ी बनाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। नेहा की बातें बार बार याद आ रही थीं। जब मैं कॉफ़ी लेकर केबिन में लौटी तो वहाँ कोई नहीं था। कॉफ़ी मग टेबल पर रखकर मैंने इधर उधर देखा। तभी मेरी नज़र गेस्ट रूम की ओर गई। मैं गेस्ट रूम की ओर बढ़ी, जहाँ मेरे कपड़े सूख रहे थे। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर झांका तो मैं स्तब्ध रह गई। शुभम सर मेरे कपड़ों को हाथ में लिए उन्हें सूंघ रहे थे, जैसे उनमें खो गए हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
मैं जल्दी से सोफे पर लौटकर बैठ गई और आवाज लगाई, सर, कॉफी तैयार है? शुभम सर तुरंत बाहर आए। वे फोन में कुछ टाइप कर रहे थे। अरे, बिल्कुल सही समय पर आई कॉफी, उन्होंने मेरे बगल में बैठते हुए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से उन्हें कॉफी दी। हम चुपचाप कॉफी पीने लगे। तभी शुभम सर बोले, पिंकी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ बोल न सकी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। शुभम सर ने कॉफी मग टेबल पर रखा और धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। पिंकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम इस नौकरी से खुश हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारी नौकरी स्थायी कर दूं, पूरा अनुबंध साइन करा दूं, तो कैसा रहेगा? उन्होंने पूछा। सर, यह तो आप पर निर्भर करता है, मैंने जवाब दिया। नहीं पिंकी, ये मुझ पर नहीं, तुम पर निर्भर करता है, उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा। मतलब? मैंने कांपते स्वर में पूछा। हालांकि मैं समझ चुकी थी कि वे क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरी हर इच्छा पूरी करो, जैसे आज रात मेरे साथ बिताओ, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। कल से तुम्हारी नौकरी पक्की, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी आवाज में गुस्सा था। शुभम सर भी खड़े हो गए। पिंकी, एक बात समझ लो, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर तरह से सहारा दूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, सबकी जिंदगी बदल सकती है। वे दरवाजे की ओर बढ़े और बोले, मैं बाहर जाकर सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर तुम यहाँ रुकी तो समझूंगा कि तुम राजी हो, वरना चली जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर वे बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। दिमाग में विचारों का तूफान था। एक तरफ मेरा आत्मसम्मान था, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, माँ की खराब सेहत, भाई की पढ़ाई का खर्च, ये सब कैसे निभाऊंगी? अगर मैंने मना कर दिया तो शायद कुछ हफ्तों में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं है। टूटे मन से मैंने सोफे पर बैठने का फैसला किया। कुछ देर बाद शुभम सर लौटे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तो तुम रुक गई? मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? मैंने उनकी ओर देखा। मेरी आंखें नम थीं। हाँ, लेकिन आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। बिल्कुल, कल ही सारे कागजात तैयार कर दूंगा, उन्होंने खुशी से कहा। उस दिन वे मुझे अपनी कार से घर छोड़ने गए। रास्ते भर मन में अपराध बोध था, लेकिन मैंने अपने आंसू छिपाए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को बताया कि मुझे स्थायी नौकरी मिल गई है और वेतन बढ़कर 16,000 रुपये हो गया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने शुभम सर का धन्यवाद किया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। देखा बेटी, तेरी मेहनत रंग लाई। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। किसी को क्या पता था कि मैंने अपने आत्मसम्मान का सौदा कर लिया था। कुछ दिनों बाद सुबह मैं दफ्तर के लिए तैयार हो रही थी, तभी शुभम सर का फोन आया। पिंकी, मेरे फार्म हाउस पर आना है, कुछ खास बैठक है। घर में बता देना कि तुम 2-3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रही हो। मेरी आवाज कांप गई। जी सर। मैंने कुछ कपड़े बैग में डाले और माँ को बताया कि कंपनी के काम से बाहर जा रही हूँ। माँ ने मेरे माथे पर चूमा और कहा, अपना ख्याल रखना बेटी। जब मैं फार्म हाउस पहुंची तो वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। सभी सूट बूट में बिजनेसमैन जैसे लग रहे थे। मैंने थोड़ी राहत महसूस की कि शायद सचमुच कोई व्यावसायिक बैठक होगी। बैठक शुरू हुई और लोग विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने लगे। मैं नोट्स लेती रही और जरूरत पड़ने पर प्रस्तुति दिखाई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक खत्म होने के बाद शुभम सर ने नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर रसोई में गया और खाने पीने का सामान लेकर आया। एक बड़ा चॉकलेट केक भी था। शुभम सर ने मेरे हाथों से केक कटवाया। सभी ने केक और नाश्ता किया। फिर एक एक करके लोग जाने लगे। शुभम सर उन्हें बाहर तक छोड़ने गए। मैं सोफे पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। जब शुभम सर लौटे तो मैंने देखा कि एक आदमी अभी भी वहां था, वही जिसने बैठक में सबसे ज्यादा बोला था और जिसे शुभम सर बहुत सम्मान दे रहे थे। पिंकी, फ्रिज से वाइन की बोतल और 3 गिलास लाओ।
शुभम सर ने कहा। मैं 2 गिलास लेकर आई। सिर्फ 2? एक और लाओ, तुम भी तो हो? उन्होंने पूछा। मैं नहीं पीती सर, मैंने संकोच के साथ कहा। आज खास दिन है पिंकी, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है, एक तो बनता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हार मानकर एक और गिलास ला दिया। शुभम सर ने तीनों गिलासों में वाइन और बर्फ डाली और मुझे एक गिलास थमा दिया। मैंने पहली बार वाइन पी। बहुत कड़वी लगी, लेकिन मैंने किसी तरह पी ली। थोड़ी देर में मेरा सिर हल्का होने लगा और पैरों में झंझनाहट होने लगी। मुझे हल्का सा नशा महसूस होने लगा। तभी उस आदमी ने शुभम सर के कान में कुछ कहा। शुभम सर मुस्कुराए और मुझसे बोले, पिंकी, इधर आओ, मिलिंद जी से मिलो, ये हमारे सबसे बड़े निवेशक हैं। मैं उठकर उनके पास गई। मिलिंद जी ने मेरा खाली गिलास उठाया और उसमें फिर से वाइन भरी। पियो, उन्होंने गिलास थमाते हुए कहा। मैंने शुभम सर की ओर देखा जैसे मदद मांग रही हूं। पी लो पिंकी, मिलिंद जी के हाथ से मिली चीज नहीं ठुकराई जाती, शुभम सर ने कहा। मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था। तभी शुभम सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, पिंकी, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूं। मिलिंद जी हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 दिन यहां रहेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम इनका ख्याल रखो। मेरा माथा ठनका। मतलब सर, इनकी देखभाल? शुभम सर मुस्कुराए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम समझदार हो पिंकी, बाकी सब समझ ही गई होगी। मेरे मुंह से निकला, जी सर। हालांकि मेरा मन चीख चीख कर मना कर रहा था। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं, कोई समस्या हो तो फोन करना, कहकर शुभम सर वहां से चले गए। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी कार को दूर जाते देखा। मेरे दिल में अजीब सा डर था। क्या मैं अपने ही हाथों अपना सौदा कर रही हूं? पीछे मुड़कर देखा तो मिलिंद जी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई शिकार हूं। उनकी नजरें मेरे शरीर पर घूम रही थीं। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि किसी तरह यह रात गुजार लूंगी। वाइन का नशा अब उतर चुका था। मैंने देखा कि फार्म हाउस का नौकर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है मैडम, उसने आदर से कहा। वह साधारण सा व्यक्ति था, किसी गांव से आया लगता था। ये फार्म हाउस शहर से कितनी दूर है? मैंने पूछा। करीब 15 किलोमीटर मैडम। यहां आसपास कोई बस्ती नहीं है, उसने बताया। मेरे अंदर की घबराहट बढ़ गई। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। मंगल से थोड़ी देर बात करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। अब मैं और मिलिंद जी अकेले थे। मिलिंद जी ने एक और गिलास में वाइन डाली और मेरे पास आकर बैठ गए। तुम्हारी तारीफ तो शुभम बहुत करता था, आज देख लिया क्यों? उनकी आवाज में कुछ अजीब था। मैं थोड़ा खिसक गई और बोली, मैं थोड़ा आराम कर लूं, कल की बैठक के लिए प्रस्तुति तैयार करनी है। अरे, आराम तो हम साथ में करेंगे, कहते हुए उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटाया। प्लीज, मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। ओह, तो नखरे दिखा रही हो? शुभम ने तो कहा था कि तुम सहयोग करोगी। मैं उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर सोफे पर गिरा दिया। बचने की कोशिश मत करो, वे गुर्राए। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, बचाओ। मिलिंद जी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे कपड़े खींचने लगे। मैं हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और मंगल अंदर आया। उसने देखा क्या हो रहा है और बिना कुछ सोचे एक लकड़ी का स्टूल उठाकर मिलिंद जी के सिर पर दे मारा। मिलिंद जी चीखते हुए मुझसे दूर जा गिरे। उनके सिर से खून बह रहा था। मैडम, जल्दी यहां से भागो, मंगल ने कहा। मिलिंद जी उठने की कोशिश कर रहे थे और गालियां बक रहे थे। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूं? मंगल ने मुझे अपने पीछे किया और स्टूल हाथ में पकड़े रहा। आप कुछ भी कर लो साहब, लेकिन किसी बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और मंगल के साथ बाहर निकल गई। मैडम, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूं, मंगल ने कहा। उस रात मंगल ने मुझे अपनी पुरानी बाइक पर बैठाकर शहर तक पहुंचाया। रास्ते में उसने बताया, मैडम, ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था। मैं तब भी यहाँ काम करता था, लेकिन कुछ न कर सका। इस बार मैंने सोचा, चाहे नौकरी चली जाए, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें नम हो गईं। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं,
घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे इस हाल में देखकर वे घबरा गईं। मैं उनके गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटी? उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए पूछा। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे शुभम सर ने मुझे नौकरी का लालच दिया, कैसे उन्होंने मुझे मजबूर किया और आज कैसे मुझे मिलिंद जी के साथ अकेला छोड़ दिया। माँ के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। ऐसी नौकरी को आग लगे बेटी, हमें ऐसी गरीबी अच्छी जहां बेटी की इज्जत न बिके। भगवान हमें भले कम दे लेकिन ईमानदारी से दे। उसी रात मैंने शुभम सर को फोन किया। फोन उठाते ही वे बोले, कैसा रहा मिलिंद जी के साथ? खुश तो हैं वे? मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। आपको शर्म नहीं आती सर? मुझे क्या समझा है आपने, कोई वेश्या? आज अगर मंगल न होता तो मेरी इज्जत लुट जाती। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, आपका पैसा, कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे लोग अपनी कामयाबी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैंने फोन काट दिया और बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन मैंने अपने सारे दस्तावेज और बकाया वेतन लेने के लिए दफ्तर जाने का फैसला किया। वहां पहुंची तो देखा कि शुभम सर के केबिन में हंगामा मचा था। नेहा से पूछा तो पता चला कि रात में पुलिस आई थी और मिलिंद जी की शिकायत पर शुभम सर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पता चला कि मंगल ने उस रात मुझे बचाकर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि कैसे शुभम अपनी कंपनी में लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपने क्लाइंट्स के साथ छोड़ देता था। आज जब मैं उस हादसे को याद करती हूं तो मन कांप उठता है। लेकिन एक बात समझ आई कि दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है। मंगल जैसे लोग जो अपनी नौकरी की परवाह किए बिना सही के लिए खड़े होते हैं, वही असली हीरो हैं। मैंने फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू की। आज एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ, जहाँ माहौल अच्छा है और लोग सम्मान से पेश आते हैं। माँ और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ और अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। जीवन में कभी भी पैसे या नौकरी के लिए अपनी इज्जत या आत्मसम्मान न बेचें। हर मुश्किल का हल समय के साथ निकल आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप रोमांटिक और दिलचस्प कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।